अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज के शो में मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करूंगी और ज़रूरी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो गई हुई है। हमें याद ही नहीं रहता कि कल रात को हमने क्या खाया था, हमें याद ही नहीं रहता कि कल शाम को हम कहाँ गए थे, हमें अक्सर याद नहीं रहता कि कल कौन से मेहमान हमारे घर आए थे। तो हमें क्या ना एक मेमोरी रिकॉल करनी पड़ती है, पूछना पूछाना पड़ता है। कभी हम अपनी मेड से पूछ रहे होते हैं, कभी अपने मियाँ से पूछ रहे होते हैं, कभी अपने बच्चों को बता रहे होते हैं ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो हमें बार बार ना रिकन्फर्मेशन ले रहे होते हैं कि शायद हम भूल ना जाएं। भूलने की जो आदत है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हमें लिखने की आदत ख़त्म हो गई हुई है। हम टू डू लिस्ट नहीं लिखते। पहले हम हमेशा से हमें याद होगा, आप सबको याद होगा कि बचपन में हम छोटी छोटी डायरीज़ लिखते थे। हम हमेशा बताते थे कि हमने कल सुबह उठ के क्या करना है, और स्टिकी नोट्स के साथ हम अब छोटे छोटे पेपर्स पे, कभी कमरों की अलमारियों पे, कभी ड्रेसिंग टेबल पे, कभी याद होगा कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम छोटी छोटी चीज़ें लिख देते थे कि ग्रोसरी का सामान लाना है तो वो किचन में लिखते थे, घर की कोई चीज़ ख़त्म है तो वो कमरे में लिखते थे, बैंकिंग करनी होती थी तो अपने साइड टेबल पे रखते थे, फीसें जमा करानी होती थी तो वो हम अपने मेन टेबल पे रखते थे कि भाई हमें ये सब काम करने हैं। मगर अब ज़माना आ गया है डिजिटल, तो डिजिटल ज़माने में मेमो पैड इस्तेमाल होता है। भाई हमने लिखने की बजाय हम हर चीज़ मोबाइल में कर देते हैं कि जी मोबाइल में फीड कर देते हैं, अलार्म्स लगा देते हैं। समटाइम्स अलार्म चले, समटाइम्स अलार्म ना चले, तो एक वो आदत है वो भी ख़त्म होती जा रही है, और मेमोरी लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और मेमोरी लॉस की वजह ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना, हम लोग अपने आप को हमने मल्टीटास्किंग में लगा दिया हुआ है। इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग है कि हमारे इवेंट्स होते हैं, भाई आज का दिन है, हमने 2 बजे लंच पे जाना है, 4 बजे हमने हाई टी पे जाना है, उसके बाद हमारी कमेटी पार्टी है, उसके बाद बच्चों को बर्थडे पे लेके जाना है, उसके बाद स्विमिंग पे लेके जाना है, घर आना है तो खाने का टाइम हो जाना है। तो वो जो रूटीन है वो बदलती गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस रूटीन को ठीक हमने कैसे करना है, जो कि आज का एजेंडा ये है, टू डू लिस्ट। मैंने भी शुरू कर दिया है कि छोटा सा पैड अपने बैग में रख लिया हुआ है और मैं लिखती हूँ कि मेरा आज मैंने वार्डरोब कौन सी पहननी है, मैंने आज मेकअप जो है उसका कौन कौन सा सामान लेकर आना है, मेरी चीज़ें कौन सी ख़त्म है। घर की अगर बात करूँ तो आज जो है वो ग्रोसरी में क्या क्या आना है, सब्ज़ी में क्या क्या आनी है चीज़, पोल्ट्री में क्या लेना है, और कोई ऐसी चीज़ जैसे बिल्स आ गए में तो उसमें सबसे पहला बिल किसका जमा कराना है, दूसरा कौन सा जमा कराना है, तीसरा कौन सा जमा कराना है। डेट्स के हिसाब से चीज़ें जो लिखी जाती हैं वो हमेशा आपको याद रहती हैं, और उससे ये आपकी जो हैबिट ऑफ राइटिंग है वो भी अच्छी रहती है, आपको मेमोरी लॉस भी नहीं होता। और एक वो जो आपके अंदर जो गिल्ट आता है ना कि राइटिंग का जो एक चीज़ थी जिसको आप मिस कर रहे होते हो, वो भी आपका वापस रिन्यू होता है। आपका जो एक फ्लेवर है वो आप में हमेशा से ही जो जो रह गया था वो वापस आप लेकर आते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे इस चीज़ की ज़रूर आदत डालें, क्योंकि बच्चों में, हमारे जो बच्चे हैं वो एक डिफरेंट बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, ऐप्स के साथ बड़े हो रहे हैं, वो हर चीज़ कहते हैं सिरी कैन यू डू दिस, एलेक्सा कैन यू डू दैट। तो मेरे बच्चे जो एलेक्सा और सिरी में लगे हुए हैं, और जो असल एलेक्सा सिरी जो घर वाली है उनकी माँ, वो चीज़ें भूलती जा रही है उनके पीछे भाग भाग के। मगर टू डू लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने आज से शुरू करना है, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ। और उसके साथ साथ टू डू लिस्ट के साथ साथ हमारे किचन की जो टू डू लिस्ट है वो हमारी करती हैं शेफ़ अनम। और अनम जो है वो आज सुबह सुबह गई हैं, मुझे पता है, और लेकर आई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल्स। क्योंकि आज अनम आप क्या बना रही हैं? आज है ना मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड बाइट्स बनाएंगे। और ये जो आपका आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये सबसे अच्छी बात आपने इसमें ये की है कि हम बिल्कुल ही, मतलब जब आप बात कर रही थी ना तो मैं अपने दिमाग में भी चीज़ों को रिकॉल कर रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम बिल्कुल नोट पैड जो स्टिकी नोट से बिल्कुल हट गए हैं। और मैं भी अभी भी अपनी ग्रोसरी और इनफैक्ट जो रेसिपीज़ होती हैं वो सब मैं अपने ना नोट्स में मेंशन करती हूँ, जो मेरे फ़ोन में नोट्स हैं उसमें मेंशन करती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी आदत है, और हमें ये, अगर हम आज ही आदत डेवलप करेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी, क्योंकि आप अपने घर से ही देख के चीज़ें करते हैं, तो जो आपके पेरेंट्स करते हैं या जो आपके बहन भाई कर रहे होते हैं तो आप उनको देख के फॉलो करते हैं ना। ट्रेडिशनल वे भी ऐसा है कि राइटिंग जो होती है ना उससे बेहतर होती है, आप लिखते हो, आप में राइटिंग क्वालिटी बेहतर होती है, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होती है, और ये आपकी ऐसा एसेट है जो आपके भूल नहीं सकते। अच्छा, और ये एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है, जब आप लिखते हो ना तो आपके स्पेलिंग्स बड़े अच्छे हो जाते हैं।
और मेमोरी रिकॉल होती मेमोरी है। रिकॉल होता है। और जब आप फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहे होते हो तो साथ साथ आपको वो ऑटो करेक्ट करता जा रहा होता है, तो समहाउ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसे स्पेलिंग होते हैं आप लिख रहे होते हो आप ब्लैंक हो जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, राइटिंग आपकी मैं ज़िंदगी आपको में। देख रही थी मेकअप रूम में, आप टू डू लिस्ट लिख रही जी थी, आपने चीजें मंगवाई थी। बिल्कुल। तो आज टू डू लिस्ट में क्या है आपके आज टू डू लिस्ट में है जी पीटा ब्रेड बाइट्स बनाएंगे, और पीटा ब्रेड बाइट्स के अंदर जो है बड़ी सिंपल, और ये आप समझे कि एक हमने रेसिपी के साथ फ्यूजन किया हुआ है। तो इसके अंदर हम शवारमा ब्रेड यूज़ करेंगे, इसमें जो है बॉइल्ड पोटैटोस जाएंगे, बॉइल्ड चिकन जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, उसके साथ जो है सॉल्ट, रेड चिली क्रश, सोया सॉस, चिली सॉस। अच्छा, इसके क्योंकि स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स है। पहले पीटा ब्रेड आ गई, और फिर पोटैटो की स्टफिंग हमने रेडी कर ली, उसके बाद आ जाता है जो उसकी कोटिंग करनी है। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह की आप कोटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेसन के साथ पसंद है तो आप उसके साथ कर लें, लेकिन अगर आपको सिंपल फ्लावर के साथ पसंद है, जो वाइट फ्लावर होता है, आप उसके साथ भी उसको बना सकते हैं। सिंपल आपने ज़ीरा ऐड करना है, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा, जो हल्दी पाउडर है वो जाएगा। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। जो आपने पोटैटो और चिकन का बैटर रेडी किया हुआ है वो आपने अपने पीटा ब्रेड के अंदर स्टफिंग करनी है, दोनों अप एंड डाउन करना है आपने, और उसको कट कर लेना है बिल्कुल 1 बाइट साइज़ के अंदर। और उसके बाद आपने जो है उसको फ्लावर के अंदर कोट करना है। कोट करने के बाद आप उसको शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें या एयर फ्रायर करें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैडम, आप इसको प्रेप करें, इसको स्टार्ट करें, टू डू लिस्ट में लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी टू डू लिस्ट तैयार करें, और जो रेसिपी है वो भी इसका एक बहुत बेहतरीन हिस्सा होगी कि अपने टू डू लिस्ट स्टार्ट करें हमारी एक रेसिपी के साथ। व्यूअर्स वापस आते हैं, वापस आपको बताएंगे कि हमारी आज मेहमान ख़ास कौन है, और हमारे शो की एंटरप्रेन्योर में कौन सी खातून आज हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। तो यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं हमारा सेगमेंट विमेन एंटरप्रेन्योर में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी तमाम ख़वातीन से जो कि अपने बलबोते पे बहुत कुछ कर रही हैं। और बहुत कुछ करने का मतलब है कि अपनी सलाहियतों से, अपने हुनर से वो ना सिर्फ अपनी पहचान मुतारिफ़ करवा रही हैं, बल्कि वो इकनॉमिक फैक्टर में एक कंट्रीब्यूशन का भी काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें डिज़ाइनर्स की, अगर हम बात करें ऐसी ख़वातीन की जो कि घर में बैठे एक वो सिलसिला चला रही हैं जो कि हमेशा हमें कमर्शियल नज़र आया है। तो डिज़ाइनर कमर्शियल होना एक अलग बात है, लेकिन घर में अपने डिज़ाइंस को मुतारिफ़ करवाना, लड़कियों को ट्रेन करना, सलमे सितारे का काम सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो हम आज आपको मिलवाते हैं उज़मा हमीद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह। डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ आपने एक बुटीक का सेटअप घर में बनाया हुआ जी है। जी। कब से काम शुरू किया आपने? ये तकरीबन 2004 से। 2004 से काम शुरू किया। घर में ही काम करती जी हैं? घर में। तो क्यों काम शुरू किया 2004 से आपने? ज़रूरियात सबसे पहले, उसके बाद शौक़ बहुत था कि पढ़ाई के बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद एम.ए. इस्लामियात। उसके बाद मुझे ये शौक़ था कि मैं बुटीक स्टाइल में काम करूं, अड्डा वर्क में। तो फिर पहले मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने सीखा, और फिर अब लड़कियों को सिखा रही हूँ, और मेरा ये जो है काम ये कंटिन्यू जारी है। और कुछ हालात के बारे में बताएंगी, क्या वजह? जी क्यों नहीं हालात के बारे में, क्योंकि मेरे मियाँ इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको रिस्क लेने में डर लगता था। तो वो लिबर्टी में माशाल्लाह एक स्टिचिंग सेंटर है, वहाँ अपने दोस्त के साथ स्टिचिंग करते थे। मुझे ऐसा था कि अपने कारोबार में बहुत सुकून है और बरकत है, इसलिए मैंने उनकी इजाज़त से ये शुरू किया, और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर मैं रेंट पे थी, और हमने अपने ही बलबूते पे फिर हमने घर बनाया। अच्छा जी माशाल्लाह। इसी काम से मैंने घर बनाया और बड़ा अच्छा काम किया, और बच्चों को भी पढ़ाया। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेबीज़ है मेरे। 3 बच्चे। बड़ा बेटा माशाल्लाह 23 साल का है, तो बेटी 22 साल की, और छोटा बेटा 18 साल का है। और आप 2004 से ये काम कर रही हैं? 2004 से मैं काम कर रही हूँ, और किसी से हमने कुछ नहीं मांगा, और अपने काम से ही अल्लाह ने। काम कैसे शुरू किया? कितने पैसों से आपने ये काम शुरू किया? जी जी, पैसे हम लोगों ने मुख्तलिफ बुटीक्स पे, लिबर्टी में बुटीक्स हैं, मैं वहाँ से हम लोग एज ए वेंडर काम लेके आते थे, उसको ट्रेस करते थे, बनाते थे, सैंपल लेके आते थे, और फिर उनकी हम लोग प्रोडक्शन निकालते थे। अच्छा, आप डिफरेंट दुकानों पे जाते थे, उनसे आप सैंपल लेते हाँ, थे? वो हमें खुद ही दे जाते थे। अच्छा, वो आपको खुद दे जाते जी थे? जी, खुद ही। बस एक
एक दफ़ा जाना पड़ता, वो सैंपल हमें देते थे, फिर हमारे 5-7 सैंपल कंटिन्यू चलते रहते थे, बुकिंग होती रहती थी, हम लोग करते रहते थे। अच्छा, तो आपके पास सेटअप में कौन कौन से लोग हैं? ट्रेसर है आपके पास? नहीं, पैटर्न मेकर है या सब कुछ मैं खुद करती थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करती हूँ। आप ट्रेसिंग से लेकर छापने से लेके अड्डे पे लगाने से पैटर्न लेके तैयार करने से लेके हर चीज़ स्पेक्स तक मैं खुद अड्डा तैयार करके, इस तरह बना होता है, उसको तैयार करके उसको पहले सिया जाता है। बिल्कुल, उसको पहले सूता से सिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसको स्टैंड किया जाता है, उसके बाद उसको पैटर्न रखा जाता है, स्पेक्स उसके नोट किए जाते हैं, जैसे दर्जी साइजेस होते हैं। जी जी ऐसे, वो फिर हम लोग पर पेपर रख के फिर तो आरी वाले आप खुद ही आरी करती थी? खुद ही सलमा करती थी? मैं ऑलराउंडर हूँ, मैंने ब्रीजा में भी 3 साल एज अ सुपरवाइजर काम किया है। अच्छा, मतलब कि आपने आरी भी खुद करनी है, सलमा भी खुद करना है, कमीज उतारनी भी खुद है, लेवी भी खुद लगानी जी है? जी जी, मैंने समझ लिया, सुपरविजन पूरी करती हूँ कि अभी भी यही सीन है मेरे पास। अच्छा, विदाउट हेल्प। तो आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट था? वो स्टिचर थे? जी वो टीचर थे, लेकिन उनका सपोर्ट ये था कि हौसला बड़ी चीज़ होती है, वो मुझे पुश करते थे। कुछ अर्सा ऐसा हुआ कि जब हमने अपना घर लिया तो उनकी डेथ हो गई। 6 साल के बाद उनकी डेथ होगी, घर 2011 में लिया। उसके बाद बहुत सारे क्राइसिस आए, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ा, काम को अपनी हिम्मत बना के रखा। हस्बैंड की डेथ हो गई, तो कैसे डेथ हुई थी उनकी? उनकी कैंसर हो गया था जी, अपर आई में, खुराक पानी नाली में कैंसर हो गया था। तो लिबर्टी में कौन जाता था, कौन काम लेकर आता था दुकानों से? हमारे नाम अतिया ज़रिया, वहाँ से वो खुद ही आते थे, वो देने के लिए आते थे। और लिबास ख़ास अब तो बहुत ऊपर चला गया। जी बिल्कुल, बहुत ऊपर चला गया। तब उनका हम एक पैटर्न बनाते थे जामावार के ऊपर, वो बड़ा चला था, वो उनकी बड़ी करती थी, प्रोडक्शन हमारे पास आती थी। तो प्रोडक्शन, दुकानों की प्रोडक्शन आप अकेली संभालती थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जी। ये मुझे बताएं कि आपको पर पीस क्या मिलता था, क्या दिहाड़ी आपको मिलती थी पर पीस? मुझे तकरीबन उस दौर में तो 3000-3500 मिलते थे कमीज़ की? जी जी। जबकि अब मैं रेट चीज़ों का देखें तो अब बड़ा डिफरेंस बहुत हो बढ़ गया गया है। ऐसा ही है। लेकिन हमारे काम को जो है ना, वो अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि वैल्यू मेहनत करने वाले की नहीं होती, बेचने वाले की होती है। बेचने वाले की होती है। तो इस वजह से अब आपको ये लगता है कि जो मुआवजा अब मिलता है वो आपका पूरा नहीं पड़ सकता, आपका घर उससे? ऐसा ही है, स्ट्रगल डबल करनी पड़ती है हमें। स्ट्रगल डबल करनी पड़ती है। अभी आप काम कर रही हैं? जी जी, मैं काम कर तो रही हूँ। अब आपको जब ऑर्डर आ रहे हैं या आप काम प्रोडक्शन कर रही हैं, तो आपको क्या नुकसान है, इसमें प्रॉफिट है, या आप छोड़ना चाह रही हैं इस काम को? नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, जब तक ज़िंदगी में ये काम करूँगी। मैं, ये हॉबी है, इसमें मेरे घर का खर्चा चलता है, मैं खुद चला रही हूँ, अभी तक खुद चला रही हूँ। बड़ा बेटा है, वो पढ़ लिख के वो चला गया, वेटरनरी का डॉक्टर बना है, वो हमसे आउट हो गया। शादी नहीं हुई अभी इसकी, बेटी की शादी कर दी, अपने घर में खुश है। क्यों वो चला गया, क्यों छोड़ गया आपको? बस ऐसे ही होता है ना, जब वालदा कमा रही हो और आप जिम्मेदारी ना लें तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जब कर्जा आपके सर पे आ जाए, जब 2017 में ये कोरोना का 19 में ये हुआ है, तो आपको पता है हर बंदा लॉस में आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये काम ख़त्म हो गया था। ऐसा ही हम लोग जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें अगर हम लोगों ने कपड़ा ले लिया है, मटेरियल ले लिया है, हम शालमी रंग महल से लेते हैं, वहाँ से ले लिया है, और आगे से ऑर्डर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो हमारा तो सारा पैसा नील हो गया, खाक बन गया। तो वो ये तो लॉस पहले है कारोबार में ना, तो फिर वो उसको हमने छोड़ दिया। फिर बच्चों ने ऐसे समझा कि ये हिम्मत हम पे बोझ आ जाएगा, तो वो बड़ा बेटा छोड़ के चला गया। माँ का साथ देने की बजाय वो जी, आपको जी। छोड़ के चला गया? जी जी, वो छोड़ के चला गया। उसको ये पता है कि आपके हस्बैंड नहीं है, वो बाप जिंदा कॉमन नहीं चीज़ें है। हैं, कॉमन चीज़ें हैं ये मिस, ये कॉमन चीज़ें हैं। कहाँ होता है, कितने साल से चला गया वो? वो तकरीबन है 6 साल से। 6 साल से आपके साथ नहीं है? कुछ पता है, राब्ता करता है कभी? नहीं, ससुराल से है राब्ता। शादी कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसी बात से एक बात करना चाहूँगी कि शेर मैं कहूँगी, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था और इसने मेरी बड़ी हिम्मत बनाई है कि आसानियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, आसानियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, खुद अपनी राह में पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। ये मेरी सारा खुलासा है ज़िंदगी का, और हर इंसान का खुलासा यही है अगर वो मेहनत करना चाहता है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी लेडीज़ बहुत अच्छी हैं, मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है मेरे साथ,
जो औरतें बाहर नहीं निकलती मैं उनको घर जाके अपना काम देती हूँ। आपका बेटा लाहौर में है, लाहौर से बाहर लाहौर से है? बाहर है। लाहौर से बाहर, आपको जी। नहीं पता वो किधर होता है? नहीं मुझे पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब मैं खुद भी नहीं मिलना चाहूँगी। तो ये मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ, मैं नहीं मिलना चाहूँगी। हम अल्लाह नहीं हैं, अल्लाह ताला माफ़ करता माँ है। का तो दिल वैसे ही बहुत नहीं, warm नरम होता है। जब बहुत नरम होता है। जब बेटे की शक्ल, जब बेटी किसी की अपनी औलाद की शक्ल देखती ना तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनल हो जाती है। ऐसे ही ऐसे ही। तो क्या इतनी बड़ी वजह हुई थी? इतनी बड़ी वजह कि जब आपके लिए सब कुछ माँ कर रही है, हर कुर्बानी दे रही है, इतना मैं पर्दा करती थी, वो सब कुछ ख़त्म करके मैंने कारोबार को देखा, हर चीज़ को देखा, उनको पढ़ाया लिखाया, और इवन कि माँ ही कसूरवार है तो प्लीज़ फिर मुझे अपने काम से हटना पड़ना था। वो हर काम में अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती हूँ, तो मिस रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, ख़ासकर काम करने वाली औरत को। वो फ्रेश रहना चाहती है और काम को तवज्जो देना चाहती है। मेरे साथ बहुत सारी टीम है, वो अकेला नहीं है, मेरे साथ बाकी 2 टीम है जो वो काम करती है, तो मैं उनको क्या छोड़ के अपने गम लेके बैठ जाऊँ? नहीं, काम। बाकी बच्चों पे क्या असर? आपके 2 बच्चे और बहुत सुकून है उनके साथ मुझे, और वो हैं, बेटी है, शादी की है उसकी माशाल्लाह। और छोटा बेटा? जी, छोटा बेटा मेट्रो के पेपर दिए, हिफ़्ज़ किया, और वो साथ साथ काम सीख रहा है माशाल्लाह। काम मैंने उसको बुटीक से लेकर हर तरह की डीलिंग करने का वो सिखा रही हूँ, ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ माशाल्लाह। और वो कह रहा है कि मैंने इंशाल्लाह आगे टेक्सटाइल में या डिज़ाइनिंग में जाना है, और अच्छा जाएगा तो इंशाल्लाह। रब्ता करते हैं बाकी बहन भाइयों से? हाँ, बहन से रब्ता है उसका। वो खुश रहे जहाँ रहे, मेरी दुआएं हैं उसके साथ। लेकिन मिलने वाली बात ख़त्म है, इसलिए कि जब आपकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचे तो प्लीज़ उसको रखिएगा ज़हन में। इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। माँ हूँ, कोई बात नहीं है, उसको अल्लाह और दे, लेकिन मेरा सारा जो बोझ है वो मैं खुद ही उठाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात है और मैं उठाती रहूँगी, और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे जो मुझे काम दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैंने उन औरतों के लिए भी काम करना है, अपने लिए भी काम करना है, इसलिए मैं इसको बंद नहीं कर सकती कभी भी। जब तक सांस चल रही है ये काम आप चलेगा। कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बैठी हुई हैं जी, और जी। आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, और बहुत सी ख़वातीन के लिए आप वाकई यकीनन एक रोल मॉडल होंगी, जो कि अपना गम आपके साथ वो महसूस कर सकती हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने बेटे को हमारे प्लेटफॉर्म से, या कुछ कहना चाहेंगी? आप इतनी माशाल्लाह बाहिम्मत खातून है, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी जितना स्ट्रगल आप हमें बता रही हैं और जितना स्ट्रगल आप कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर वो आपको कभी देख रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा होगा, ज़ाहिर है चलेगा, और आप कुछ देना चाह रही हैं मैसेज? जी, मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि औलाद के साथ तर्स बिल्कुल ना किया जाए। खाने का तर्स हो, पीने का तर्स हो, असूलों का तर्स बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। उन्होंने कहा था जो असूल घर के हैं वो, और आज भी मेरे बहन भाई अपने घर में बहुत सुकून से हैं। इनको मैंने बहुत सुकून दिया, मैंने खुद मेहनत की, मैंने कहा ये पढ़ें, ये करें कुछ, लेकिन उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया उस बच्चे ने। मेरे ससुराल की वजह से हुआ ये सब कुछ, मैं ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ ये बात। उन्होंने मेरे बच्चे को मिसगाइड किया, बहुत लाइक मेरा बच्चा था। वेटरनरी का डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रिक्टली काम होता है। उसको फिर दूसरे भी लाइसेंस जैसे होते हैं वो मिले हैं, आर्थोपेडिक का भी मिला उसको, फिर मेडिसिन का भी मिला है, लाइक है वो। मेरे बच्चे मेरे एरिया में, हमारा कोट लखपत का एरिया, तो माशाल्लाह A लेवल पे आते थे, एक्सीलेंट आते थे पढ़ाई में। और किसकी तवज्जो थी? पहले अल्लाह का साथ, मियाँ का साथ, उसके बाद मेरी असूल थे घर के। उन असूलों को बच्चे को बताना चाहिए गलती कहाँ पे है, जो मैं नहीं बताती। आपसे कभी उसने शिकवा नहीं किया? बहुत सारे शिकवे उसको मुझसे अम्मी आप यहाँ गलत हैं या यहाँ गलत है, या क्या वजह है? जानने की वजह क्या थी? जी जी मैं बताती हूँ। जानने की वजह ये कि जब वालदा कमा रही हो और आपको पीछे से कोई मिसगाइड करे कि आप अपनी वालदा से पूछें कहाँ जा रहा है, तो ये गलत तरीके हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? जी जी जी, इनकम कहाँ जा रही है, क्यों इसको खिला रही है, फलां आया है, क्यों किया है, ये चीज़ें मैं सूट नहीं करती घरों में। बच्चों का काम है बच्चे बन के रहना, बच्चों का काम बड़ों में दखल अंदाजी करना नहीं है। एक उम्र होती है, तब तक इंशाल्लाह जब वो 40 के बाद या 30 के बाद अक्ल आ जाएगी, जल्द आएगी, तब तक माएँ नहीं होती। और माँओं को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कोई भी काम सिखाते हुए। कहते हैं ना, एक मुहावरा बड़ा मशहूर है औलाद का कि खिलाओ खुआओ जवाइयाँ तरह ते कोवो कसाइयाँ तरह।
बेटियों को भी मैंने बेटी को भी मैंने इसी तरह सिखाया, और आज अपने घर में वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। मैं चाहती थी बेटे भी मेरे इसी असूल पे चलें, तो वो नहीं, वो कहते हैं कि मुझे आपके असूल नहीं पसंद। अगर मैं मॉर्निंग शो में आपके साथ आई हूँ तो उस पर भी इशू उठेगा, तो मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। मुझे अपने काम को देखना है, अपनी लेबर को देखना है, अपनी ज़िंदगी को देखना है। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी नेमत दी है, मैं क्यों ना उसको चिल करूं। और कारोबार तो एक इबादत है। बिल्कुल, और ये हक है। और मैंने इस टेंशन से बहुत सारी मुझे मसले हो गए हैं, लेकिन मेरा जज्बा सिर्फ ये है कि मैं ये भी कहती हूँ कि मेरी इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा मुझे काम भी मिले कि मैं और आगे जा सकूं और बहुत सारी औरतों को दे सकूं, बहुत सारी औरतें काबिल हुनरमंद हैं, काम कर सकती हैं। मैं, हाँ जी, डोर टू डोर जा सकती हूँ। कोई एक मैसेज आप अपने बेटे को देना चाह रही हो, कैमरा आपके सामने है, आप दे सकती हैं। खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी शादी, अब बेटी की शादी के बाद 4 साल के बाद कर लेती, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी पे नहीं करना चाहता, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जहाँ रहे आबाद रहे, बस यही है मैसेज मेरे ये तीनों बच्चों के लिए है। क्योंकि बाप के जाने के बाद जितनी माँ अकेली होती है, बीवी वो कोई नहीं हो सकता। मैंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपको पता है, एक फील्ड में आने के लिए जब पर्दा चला जाता है ना, वो तो मेरी बीमारी से गया। बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपने पता नहीं लालच में आके पर्दा छोड़ दिया, ये वो फलां फलां। अब मैं अपने आप को खुश रखने के लिए अब मेरा जामिया जहाँ से मैंने पढ़ा है, वहाँ पे जाती हूँ, छोटी छोटी बच्चियों का सबक सुनती हूँ, अपना सुनाती हूँ, अपनी तजवीज़ ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम और फिर घर की जो मसरूफियात है वो मैं करती हूँ। इतना दुख है आपके अंदर कि वो नज़र आ रहा है हमें। नहीं, उसने जो हरकत की है मिस, वो मैं कैसे बताऊँ कि ऑन कैमरा तो आप बर्दाश्त कर लेंगी, मैं बता दूँ? प्लीज़ आप बताएं। आपके छोटे बेटे के ऊपर उसने हाथ उठाया और नाइफ़ उठाई है उसको मारने के लिए। अब एक माँ बैठी ऐसी सोफे में मैं बैठी हुई हूँ और वो मेरे सामने ही नाइफ़ उठा के उसको मारने के लिए गया। कहता आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी तीनों औलादों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो बड़े नाइस थे, बहुत नाइस थे। ये उन्हीं का हौसला कि उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मुझे पुश किया तो मैं आगे बढ़ी। वरना ख़ानदान में आपको पता है सब टांगे खींचते हैं, चाहे वो मिस कोई भी हो, हर दूसरे बंदे के ख़ानदान में यही चीज़ें हैं। और मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने जस्ट अपने घर को देखा, अपने बच्चों को देखा। मुझे वालिद साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत दी, उन्होंने कहा कि आप इनके लिए कुछ कर रही हो, ये आपको किसी काम नहीं आएंगे, और उनकी बात ये सच हुई। आप मिस तो करती होंगी इसको? ज़ाहिर सी बात है, मुझे उसकी, जब हम अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत सारे उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, जब उसका पूछती हैं तो बहुत याद आती है कि मैंने इनको बहुत अच्छा प्यार किया है, लेकिन उसको एक चीज़ नहीं याद मेरी। सारी स्ट्रगल करने के बावजूद, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। आप भी अगर इस जॉब में बैठी हैं, आप भी स्ट्रगल कर रही हैं, ऐसा ही है, हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उसको हम ये नहीं कहते कि हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब माँ को पालने का वक़्त आया, मेरी 45 एज है, तो मेरा साथ बनना चाहिए था। कोरोना आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो छोड़ के भाग गया। कहता था आप कमाओ, आप कमाओ। तो ये चीज़ें मुझे बुरी लगी, ये दुख हुआ। आपने उसको कहा था कि कोई कंट्रीब्यूशन करो घर में? क्यों नहीं मैम, घर में लोग आते थे कि डॉक्टर साहब को भेजें, फलां हमारा जानवर बीमार हो गया। डॉक्टर साहब खैर से कहते थे, ये भी अब मैं शेयर कर ही दी ऑन कैमरा, क्योंकि मैं इस चीज़ में झिझकने वाली नहीं हूँ। एक बंदा है जी, डॉक्टर साहब को बुला दें, तो वो मेरी ही लेबर में से थे बच्चियाँ, तो कहते मामा जी मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो बच्चे दरवाजे पे हैं, आप उठो। कहता नहीं, ये तब आते हैं जब जानवर ना बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है। तो कुछ यादें ऐसी भी हैं कि बड़ी प्यारी। तो मैंने कहा उठ जाओ, उनका जाके जानवर देखो। कहता मामा जी 5000 के इंजेक्शन आना है और 5000 का उनका मुर्गा नहीं है, तो आप उसको कहीं छुरी फेर दे। तो
उठने की बजाय उसको छुरी फरवा दी। ये उसका काम है, मेहनत नहीं करनी, चल के जाएं तो अल्लाह भी रिज़्क देता है और रास्ते आसान करता है। बस ये चीज़ें ना, रिस्क लेने से डरता है। बस उज़्मा, आप थैंक यू सो मच, आप आई, आपने अपनी कहानी बयान की। और ऐसी तमाम ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, जिनके बहुत से इश्यूज़ हैं, सिंगल पेरेंट होकर बच्चे पाल रही हैं और चाहती हैं कुछ करना, तो उज़्मा उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उज़्मा ने अपने बुटीक के ज़रिए बहुत से बच्चियों को ट्रेन किया, काम कर रही हैं, मार्केट से काम लाती हैं और काम इनके हाथ खुद आ जाता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और अड्डे का काम करती हैं, सलमा सितारा करती हैं, स्टिचिंग भी करती हैं और स्टिचिंग करके पूरा पीस जो है वो मार्केट्स में देकर आती हैं। तो इससे बड़ा जो है ना हार्ड वर्क, इससे बड़ी जो अर्निंग है वो कुछ नहीं हो सकती कि आप खुद आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप रॉ चीज़ को लेके उसको एक चीज़ तक पहुंचा रही हैं। तो आप जैसी जो खातून है वो माशरे के लिए एक रोल मॉडल है। आप ये ना समझें कि आपको अगर आपका बेटा छोड़ के चला गया है तो आपको अल्लाह ताला कोई कमी दे देगा। नहीं। कमी उसको आएगी कि उसने अपनी माँ को हर्ट किया है। और माँ का जो कहते हैं ना कि आप अपनी माँ की से ले लो, कोई बता देते माएँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखें। कितनी देर रहना है, कितनी देर नहीं, हमारी वालदा गई हैं, हमें पता है इस चीज़ का बहुत एहसास है, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो ये वो मिस करेगा ज़िंदगी पर। मे बी वो आए, आपके पास आए, आपको सॉरी करे और वापस आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह एक माँ और बेटे की एक डिफरेंट सी केमिस्ट्री होती है, एक बहुत डिफरेंट बॉन्ड होता है कि वही जानती है जिनकी पहली औलाद जो होती है वो बेटे होती है। तो आप माफ़ कर देंगी? हाँ, माफ़ तो करूँगी, ये तो पहला हक है। हाँ जी, मैं माफ़ कर दूँगी, क्योंकि कोई बात नहीं। लेकिन अब ये कि जो उसकी चीज़ें हैं उनको जो मेरे घर में से हिस्से वगैरह वो मैं दूँगी, लेकिन अब मेरे जाने के बाद जो सहूलियात उनको मेरे पास रह के मिलनी थी वो नहीं हो सकती हम। क्योंकि छोटे भाई को अगर वो मार रहा है और छोटा भाई घर में ही झगड़ा कर रहा है तो क्या घर झगड़े के साथ काम हो जाएगा? मेरी लेबर पे क्या असर पड़ेगा, मेरे काम पे क्या असर पड़ेगा? क्या मैं थाने की चेहरी भुगतूंगी? इसलिए बेहतर समझा कि मैं उसको घर अलग कर दूँ। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं दुनिया से जाऊंगी तो उसको उसका हक मिलेगा। ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत सी ख़वातीन का ज़रिया माश हैं, आप ट्रेन कर रही हैं ख़वातीन को। और आजकल के ज़माने में ये चीज़ करना, ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं, कोई नहीं देता। ऐसे सीखना बहुत मुश्किल है, सीखने का अमल बहुत मुश्किल है और बिला मुआवजा किसी को सिखाना ये भी सदका जारिया है। व्यूअर्स, उज़्मा हमीद हैं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर शादियों का काम बनवाना है, कपड़े बनवाने हैं, सिलवाने हैं, सलमे सितारे का काम बनवाना है जो कि अब बहुत ऑब्सलीट हो चुका हुआ है, लोग नहीं चाहते कि हाथ का काम बनाया जाए क्योंकि बहुत महंगा होता है मार्केट्स में। मगर आपको ये बड़े डिसेंट प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में ये आपको बना के दे सकती हैं। इनका नंबर हम चला रहे हैं, आप ज़रूर रब्ता करें। और थैंक यू सो मच एक बार फिर हमारे शो में आने का। शुक्रिया। और कहते हैं ना कि अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाने का, क्योंकि आपसे पता नहीं किस किस का घर आबाद हो जाए, आपकी बातों से किस किस को ज़रिया माश मिल जाए, ये भी नहीं पता। मैसेज वही जो आपने कहा कि बच्चों को बच्चों की तरह रखें, उनको मालिक कभी ना बनाएं। ये जो कहते हैं ना लड़के के हम मालिक बन गए हैं, जी, कि हम वारिस हैं जी चीज़ के, ये गलत चीज़ है। पहले आप वो काम करें कि जिससे आपको ये सलाहियत को एक्सेप्ट किया जाए, फिर है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उज़्मा। और व्यूअर्स, हमारे जो विमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में आपने देखा कि आज हमने आपको बाहिम्मत खातून से मिलवाया। हम मज़ीद आपको अपने इन सेगमेंट्स में ऐसी ख़वातीन से मिलवाएंगे जिन्होंने माशरे के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं हमारा सेगमेंट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान का फ़ख्र। आज हमारे पास जो हमारा फ़ख्र है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर हैं जिन्होंने 60,000 से ज़ायद कलाम लिखे, 10,000 से ज़ायद नाते लिख चुके हैं। अगर हम नाम लें बड़े बड़े कवाल, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े गायक का, तो उनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, अताउल्ला ईसा खेलवी, आरिफ लोहार, जवाद अहमद, शेर मियाँ दाद, नसीबुल लाल, आयशा भोसले, सोनू निगम और इंडो पाक के और भी बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ एसएम सादिक साहब को। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सबसे पहले मुझे बताएं ये एसएम सादिक की पूरा नाम क्या है, ये कौन सी एब्रीविएशन है? जी शेख मोहम्मद सादिक। शेख मोहम्मद सादिक, मोहम्मद। मगर लोग आपको एसएम सादिक के नाम से जानते हैं। हाँ, ये मतलब कि शार्ट किया हुआ है ना शेख मोहम्मद सादिक, क्योंकि हम शेख बरादरी से मेरा तल्लक है। तो ये तो व्यापारी लोग होते हैं, कपड़े का काम मैं करता था, एक फैक्ट्री थी गत्ते की मेरी। अच्छा। और फैसलाबाद में मेरी दुकान थी। तो बस हादसाती तौर पे मुझे शौक़ था बचपन से शायरी करने का, तो मैं 4 क्लास तलीम से आगे नहीं जा सका। तो स्कूल के ज़माने से मैं शेर कहता था। हाँ, तो इस वजह से ये आपका इनबॉर्न टैलेंट था, ये आपको आमद आती थी? हाँ, कुदरती तौर पे आई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने इतना काम किया है कि शायद हिंदो पाक के जितने भी राइटर हैं, आपके चैनल की वसात से मैं बताना चाहता हूँ कि जितने इंडिया पाकिस्तान के सारे राइटरों का कलाम इकट्ठा कर दें और मेरा कलाम एक तरफ हो तो सबसे ज़्यादा मेरा कलाम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे गाने अगर चलते रहें, 1 साल तक मेरे गाने चलते रहें लगातार, तो मेरा कलाम ख़त्म नहीं होगा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं एसएम सादिक साहब, ये शुरू सिलसिला कहाँ से हुआ? पहली बार आपने किसके लिए शायरी की और किसने आपका कलाम पढ़ा या गाया? शुरू से ऐसा है कि जब मैं सलार सईदा एक गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश थी। तो मैं जब मास्टर कोई सबक देता था मुझे, तो मैं शेर कहता था। मतलब सबक मुझे याद नहीं होता था। तो उस वक्त मैंने एक शेर लिखा, ये आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, कि वो था कि उस रफूगर दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दे सींदा है। वो मेरे मास्टर होते थे काजी साहब, उन्होंने देखा तो वो ना काफ़ी 2, 4, 10 सेकंड वो सोच में पड़ गए, यार ये बच्चे की उम्र 12-13 साल है, ये शेर किस तरह के कहता है। तो मैंने कहा मास्टर साहब, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता और मेरा दिल करता है कि मैं शायरी करूं, मुझे रब ने इस काम के लिए तख्लीक नहीं किया। इसी तरह कोई भी जो इंजीनियर है, जो साइंसदान है, उसको नहीं पता होता। कई साइंसदान आते होंगे, रास्ते में छोड़ के भाग जाते होंगे, कई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, वो नहीं बन सकते। तो बस हालात भी ऐसे थे। मेरा बहुत गरीब फैमिली से तल्लक है, मैं सच को तरजीह देता हूँ। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म महसूस नहीं है कि मेरे वालिदैन थे या मैं था और रब की ज़ात थी, तो कोई आसरा नहीं था। तो मैं फिर थोड़ी नौकरी भी की है, 30 रुपये महीने पे, फाके भी काटे हैं। लेकिन फिर मैं अपने गांव से हिजरत करके तो मैं फैसलाबाद आ गया। ये तकरीबन 1974 की बात है। 1975 में मैं जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान से मिला हूँ। शायरी से लगाव आपका था? शायरी से इतना लगाव था कि मैं उठते बैठते खाते पीते मैं शेर ही कहता था। एक तो मुझे ये बताएं सादिक साहब कि आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कैसे मिले और कहाँ मिले? वो क्योंकि एक ही शहर के हम रहने वाले थे। मेरी चिन्योट बाज़ार में कपड़े की दुकान थी, जैसा कि आपने फैसलाबाद देखा होगा, घंटा करके सारे बाज़ार, एक इधर है एक इधर है। इधर जंग बाज़ार है, उसके अपोजिट में चिन्योट बाज़ार है। चिन्योट बाज़ार में मेरी दुकान थी, वहाँ पे राइटर शायर बैठते थे, रात को मैं उधर बैठता था। तो उस वक्त मैंने पहला शेर कहा कि बेदर्दा मेरिया हंजुआं दी गई सारी आदत तेरे ते, ना तू ही रोकिया रुकदा सैं ना ये ही रोकिया रुकदे ने। ये शहरों के विच भी इहदा बड़ा तज़करा होया, बड़ा मशहूर हो गया। तो फिर मैं खान साहब कोल गया, तो मेरे हाथ च एक डायरी सी, तो उहदे ते मैं सोहनी ते घड़े दे सवाल जवाब लिखे सन। तो वो जब खान साहब ने देखे तो वो कहते हैं, यार तेरे कलाम में वज़न बहुत है, लेकिन मैं दास्तानें नहीं गाता, ये दास्तान है, मैं नहीं गाता। फिर मैंने वहाँ बैठ के 3 कलाम लिखे, जिसमें था उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। ये मशहूर ज़माना कलाम है, इनका भी बहुत चला है ये। उसके बाद था जदों दा तू रुस गया साडे नाल ढोलना, और एक कलाम था एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आना। ये नेट पे मौजूद है और राहत फ़तेह अली ख़ान छोटे से हैं उस पर बैठे हुए। अच्छा। हाँ जी। फिर ये सिलसिला चल निकला, फिर आगे पीछे मुड़कर नहीं देखा उस दिन से लेकर आज तक। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ आप बहुत करीब थे उनके। हाँ, फिर हम फैसलाबाद से लाहौर में ले आया उनको। तो उस वक्त वो रहमत ग्रामोफोन हाउस पे काम करते थे। फिर मैंने सोनम कंपनी के साथ उनका सौदा करवाया 4 एल्बम का, जिसमें पहला एल्बम था जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना। उसमें दूसरा कलाम था मेरा
जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई मैं रोवां तेनू याद करके, उसमें तीसरा मुझे ये कलाम था। बताएं, जब वो कंपोज करते थे जी जी। तो आप उनके साथ होते थे? नहीं, मैं शौकिया बैठता था। अच्छा, एक वज़न का जो तरीका है ना, बिल्कुल उसके बारे में बात जो करना चाह रही थी मैं। वज़न है ना, जो ये उनकी उंगलियों से मैंने सीखा है। मैं तकरीबन 15-20 साल उनके पास ही बैठता रहूँ। मैं अपना काम छोड़ देना अच्छा, तो सारी रात मैंने उनके पास बैठे रहना। वो एक बड़ा सा मंजा होता था, उस पर बैठ जाते थे, तो मैं रात को उनके पास बैठ जाता था। लोग दूसरे चले भी जाते थे, मैं बैठा रहता था। अच्छा, वो जो 15-20 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरा उनका स्टूडियो भी इकट्ठा रहा है स्कीम मोड़ पे, तो उसने मुझे वज़न में बड़ी आसानी दी है। एक मिसरा होता है ना मसाले के, एक बोली की बैर होती है। बोली की बैर ये होती है, ये जो राइटर है ना, जो पक्के राइटर है वो इस बात को समझते हैं। जो आज का राइटर है, जो गीत सुन के लिखता है, उसकी कॉपी कर ली, उसकी कॉपी कर ली, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। जो पक्का राइटर है, जो कुदरती तौर पे है, जी, तो ये बोली की बैर ऐसे कि साडी लगदी किसे ना वेखी ते टुटदी नू जग जानदा, इसे बोली की बैर कहते। और मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां, सुख माही नाल लै गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बोली की बैर है। अच्छा, अब उन्होंने एक तर्ज बनाई कि मैनू सोचां दियां दे गया। वो तर्ज थी दा रा 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 रा। वो मैंने कहा हाँ साहब, ये मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां, ये बोली की बैर है, इस पे ये फिट आएगी। अच्छा, वज़न का ये है कि अगर ये बोली की बैर है तो इसमें वो पूरा आ रहा है। दूसरा, लफ्ज़ों का वज़न यही होगा, वो उस पे पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये लफ्ज़ों का एक होता है गाने बजाने वालों की ज़ुबान में खड़ा लफ्ज़, उन्होंने ठीया कहते हैं कि यह ठीया नहीं पूरा आ रहा। शायरी का वज़न ठीक है, लेकिन मतलब अखां रोंदियां ने याद तैनू करके, ये वज़न एक है, वज़न ये बोली दा सेम है, लेकिन मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां ते पूरा नहीं आ रहा। पैमाना वो ही है, लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ स्टाइल का लफ्ज़ लभना पैंदा है। अच्छा, ये इनू साथ वज़न साथ चल रही होती है। हाँ, ये चल चीज़। रही होती है। तो मैंने काम इतना किया है, मेरा ज़्यादा काम करने का, जैसे 60-70 हज़ार कलाम मैंने कहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि इतना काम मैंने किया है कि आदमी 7 जन्मों में इतना काम नहीं कर सकता। आपने एक रात में जो 100 गीत लिखे थे, जी जी, वो कब लिखे, किसके लिए लिखे और कहाँ लिखे? ये 1992 का वाक़या है। हालात मेरे बहुत ख़राब थे उस वक्त, मुझे 100 रुपया एक गाने का लिखने का मिलता था। तो हमारे यहाँ एक मार्केट होती थी, मोहम्मदी मार्केट, लाहौर में, केस्टों की उधर कोई 200-300 दुकान थी। मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करता था, रिकॉर्ड कर देना, आरफ लोहार साहब को कर देना, अताउल्लाह ईसा खिलवी को कर देना, फैज़ अली इकबाल के साथ मैंने बहुत काम किया है, उसको कर लेना। तो फिर ये बैक लेके मैं कराची चला जाता था। किसी ने कोई मास्टर ख़रीद लेना मुझसे, किसी ने ना लेना। जब उनको पता चला ना कि ये बंदा राइटर भी है, तो फिर मेरी वो बहुत ज़्यादा ऑनर करते थे। तो वो आपको तो बिठा लेते होंगे कि हाँ जी, लिखो। फिर बहुत प्यार करते थे। फिर मैं जब मोहम्मदी मार्केट में ना, वो अपनी उगराई के लिए आते थे, पैसे लेने, माल जाता था ना करोड़ों रुपयों का, तो वो महीने बाद हिसाब लेने के लिए आते थे। तो मैं मार्केट में फिर रहा होता कि शायद कोई पार्टी मिल जाए, कि कोई मुझसे मास्टर ख़रीद लेगा या मुझे आर्डर दे देगा कि फ़लाँ की रिकॉर्डिंग कर दो। तो उन दिनों को ताहर केसट होती थी, इधर उसने कहा सादिक साहब इधर आना। कराची से फ़ोन आया है, वो भी ताहर ही थे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, पिछले दिनों फौत हो गए। ईगल कंपनी का नाम आपने सुना बिल्कुल होगा सुना हुआ है जी। उन्होंने ना, एक सिंगर है, उसका नाम है शाद अली खां, अभी वो मेरे स्टूडियो में आया हुआ है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उससे ना हमने कोई पुराने गानों की धुनों पे ना तो कोई शायरी करवाई थी सोनम कंपनी ने, तो उसका वो केसट चल गया। वो था जा रही है मोहब्बत की मैयत, दोस्तों आओ कांदा लगा दो। तो कहते हैं उनके पास एक शायर था, उसका नाम इशरत था, तो वो कहता है मेरे जैसी कोई शायरी नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा यार अगर शायरी करवानी है ना तो एसएम सादक को बुलाओ, 1 मिनट में कर देगा आपको, और अगर कहोगे ना ये बदल दो तो 10 सेकंड में बदल भी देगा उसी वक्त। मुझे वो तार साहब ने कहा जी सादक साहब आप कराची जाएंगे। उस वक्त जहाज़ का टिकट 1050 रुपये का आता था। अच्छा, मुझे याद है अच्छी। तो मैंने कहा जी कितने गाने लिखने हैं? वो कहते हैं जी 20 गाने। मैं कहा नहीं 20 गानों के लिए मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कितने गाने? मैंने कहा जी कम से कम 100 गई।
फिर वो कहते हैं जी, वो कहते हैं चलो हम 50 गाने लिखवा लेंगे। मैं कह नहीं, 50 गानों में मैं नहीं जाऊँगा, इतनी दूर भी जाऊँ तो मैंने कहा कम से कम 100 गीत। उनका कितने पैसे लोगे? मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे, पक्का याद नहीं मुझे इस वक्त, मेरा ख्याल 500 रुपया गाने का दिया मुझे, और आने जाने का जहाज़ का टिकट दिया। और सारा होटल होता है कि सदर में, वहाँ पे नीचे रौनक होती थी, नीचे केस्टों की दुकानें हैं, तो वहाँ पे खाना अच्छा बड़ा मिलता था। साथ वो जो फ्राई वाली मशीनें उस वक्त नई नई आई थी, ये जो चिकन वगैरह जी। तो ऊपर कमरा होता था। तो मैंने कहा जी सारा होटल का एक दिन की मेरी नाइट बुक करवा दें उधर, तो आज की नाइट कोच में मैं आऊँगा तो कल की नाइट कोच में मैं वापस आ जाऊँगा और 100 गाने लिख दूँ। 100 गाने मैं लिख दूँगा। अच्छा, जब मैं गया रात को कोई 2:15 बजे, 1 बजे चलती थी, 2:15 बजे 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र होता था। तो तार साहब अपनी गाड़ी से जब मुझे लेने आए तो गाड़ी के मैंने देखा ना, तो कागज़ तो उस पर लिखा होता था तार केसर, नीचे लेटर पैड नहीं होते थे जैसे बिल बनाने के लिए, तो वो था पड़ा। तो मैंने कहा जी आप बताएं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं या आपने कोई मुझे धुनें देनी है? क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, जो राइटर हजरात सुन रहे हैं वो भी याद रखें, जो लोग अपनी डायरियां लेके जाते हैं ना कि ये मेरी शायरी है, वो कभी कामयाब नहीं होते। काम ये है कि आप बताओ जी आपको क्या करना है, तो मौके पे जो बंदा करेगा वो कामयाब होगा। तो जो मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के घर 100 गाने लिखे थे कता कलामी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खान साहब के घर में इतनी इतनी बड़ी अलमारियां भरी पड़ी थी बड़े बड़े शेरों की, तो पूरी किताब में एक शेर काम का निकलता था। तो किताबी शायर जो है ना वो इस फील्ड में कामयाब नहीं, जो अगले की डिमांड पूरी करे, पैसे भी वही शायर लेता है जो अगले की डिमांड पूरी करे, ये है। तो उन्होंने कहा जी एक गाना है सादिक साहब, वो आपके लिखा हुआ है, रल मिल के खूब वगाड़िए साडे प्यार दी खेड रकीबा ने, कुछ तू ही अखियां फेर लियां कुछ मारी झोंक नसीबा ने। इस पे हमें उर्दू शायरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी एक गाना है अताउल्लाह इसा खेलवी का, वे बोल सांवल ना रोली सानू। मैं कहा ठीक है। तीसरा गाना जो है जी वो है आपका ही गाना है, वो किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, ये भी बहुत मशहूर है, फिल्म में भी आया था। तो उन्होंने मुझे इस तरह के गाने दिए। एक उन्होंने मैडम नूरजहां का गाना दिया, झूठे आवे एक झूठ। इन दोनों के ऊपर आप मुझे उर्दू में रखने थे, उर्दू में लिखने। ठीक है। वो पहला गाना मैंने पकड़ा, वो मेरा ही था, रल मिल के खूब वगाड़िए। उस पर मैंने लिखा कि मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, ज़रा सूरत तो दिखला जाना, दो आंसू लेके आंखों में तुम लाश पे मेरी आ जाना। उनकी ये डिमांड थी कि हमें कफन, डोली, मेहंदी, जनाजा ये चीज़ें चाहिए, सैड गीत चाहिए। अच्छा। खुशी का हमें कोई नहीं चाहिए सादिक साहब। अच्छा। मैं क्या, आप बेफिक्र हो जाए। उन्होंने कहा जी ओके। अच्छा, अब इस गीत को हो गए 35 साल तकरीबन। रल मिल के खूब गाड़ी की तर्ज ऐसे थी, पहले वो शेर आता था, बेदर्दा मेरे हंजुआं दी गई सारी आदत तेरे थे। उसके बाद वो उसकी तर्ज ऐसे थी, रल मिल के खूब विगाड़िए साडे प्यार दी खेड रकीबां ने, कुछ तू ही अखियां फेर लियां कुछ मारे झोंक नसीबां ने, रल मिल। इसके ऊपर मैंने लिखा, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, ज़रा सूरत तो दिखला जाना, दो आंसू लेकर आंखों में तुम लाश पे मेरी आ जाना। ये सेम वज़न उसके ऊपर फिट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2.5 मिनट लगे होंगे। ये गाना भी हो गया। उसके बाद आ गया जी बोल सांवल। इस पे मैंने लिखा, वो बोल सांवल ये है, इस पे मैंने लिखा, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ये तो इंडिया में भी कॉपी हुआ था। मैं बताता हूँ ना आपको। अच्छा। बाद में आ रहा हूँ। उस बात। फिर एक गाना था मैडम नूरजहां का, कोई नवा लारा ला। ये मैं क्यों कर पाया कि मुझे वजन का पता था। ठीक है। अब किसी बंदे को वजन का नहीं पता तो वो क्या लिखेगा, उस पर खाक लिखेगा। तो वो मैंने कहा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। इस तरह। फिर एक गाना मेरा ही था, जोरा खानम ने गाया था, बाद में वो शौकत अली साहब ने गाया, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि सानू पता नहीं विछोड़ा किनू कहंदे, असी ते पहली वार विछड़े ओ सानू पता। ये ते मैं लिखिया, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल। फिर अताउल्लाह इसा खलवी साहब का एक गाना था, दुखी करके टुर गया
वल हाल भी नहीं चाया। ये साबर अली की तर्जें थी और शायरी ये पता नहीं किसकी थी, तो उसके ये तर्ज उन्होंने मुझे दी। इस पे मैंने लिखा, बड़ा खूबसूरत मेरा कलाम वो चला, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना वाह वाह। पाए। एक गाने में कितना टाइम लगता है आपको लिखते हुए, कितने मिनट? मैं 3-3.5 मिनट में, 2.5 मिनट में, आप एक 3 गाना मिनट लिख में, देते हाँ हैं। जी। वाह। अभी मैं ना रास्ते में एक बना रहा था, वो मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है उसी सिंगर की, शाहद अली खान। तो अभी मुझे बेटे ने फ़ोन किया जी गाना, तो मेरा ख्याल है 25 सेकंड में मैंने पूरा कर दिया था। 25 सेकंड में 25 आपने सेकंड में गाना पूरा पूरा कर दिया था। हाँ। इसकी स्टोरी सुनेंगे ब्रेक हाँ, के बाद। व्यूअर्स, हमने ब्रेक पे जाना है और आप, आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग द शो। हमारे साथ इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड SM सादिक साहब आज हमारे सेट्स का हिस्सा है। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान के बेटे और एक ऐसे शायर जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, SM सादिक साहब। सर, आपने ना सिर्फ मौसीकी को फ़रोग़ दिया बल्कि आपकी शायरी ने पूरी दुनिया को महसूस किया, मगर उसके साथ साथ आपने किताबें भी लिखी। जी, तो मुझे कुछ इनके बारे में बताएं। जी, किताबें, वैसे सबसे पहली किताब जो मेरी थी वो आज से तकरीबन 40 बरस पहले, उसका नाम था चिरोकने दुख। चिरोकने का पता है आपको किसे कहते हैं? चिरोकने दो। चिरोकने का पता है? नहीं। कहते हैं कि देर के दुख। देर के दुख। आप गांव में भी मैं कुछ ज़िंदगी गुजारी है ना बचपन में मैंने, तो वो कहते हैं वो तो चिरोकना, और यार सदीक किधर गया, कहते वो तो चिरोकना चला गया है, यानी कि काफ़ी देर का चला गया। चिरोकने दुख। उसमें ऐसे ऐसे कलाम थे जो कि ऐमे बोलना बने रहते कामा, जो नुसरत फ़तेह अली खान ने गाए। और ये अपने मुंह से कहता तो नहीं मैं अच्छा लगता, लेकिन ये एजाज़ मुझे हासिल है, किसी राइटर की किताब उठा लें, उसमें या तो किसी ने एक गज़ल गाई होगी या 2 गाई होगी। मेरी ये जो किताबें हैं ना, ये एक एक एटम को 100 बंदों ने गाया है। एक सी कमला। इसमें जो कलाम है, ये एक एक जो गीत है ना, उसको 100 बंदे ने गाया है। अच्छा। यानी कि मसूद राना ने गाया है, अताउल्लाह ईसा खिलवी ने गाया है, शौकत अली साहब ने गाया है। मतलब कोई भी ऐसा कलाम नहीं जो 10-10, 15-15, 100 आदमियों ने नहीं गाया ये पूरी किताब जो है। तो ये सब जो कलाम है, ये आप उनको इजाज़त देते हैं गाने की? असल मेरा ऐसा नहीं मसला कोई, जैसे आपके होते हुए अभी शेर मियां दास साहब का फ़ोन आया था कि मुझे इजाज़त दे दें जी। तो ये पता नहीं उन्होंने कैसे, वैसे उन्होंने मेरे सैकड़ों गीत गाए हैं, तो पूछा नहीं मुझसे, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, जो मर्जी गाए, ये सदका जारी है, कोई बात नहीं। मतलब कि आप कभी इस पे वो नहीं करते कि हाँ। मेरा नाम क्यों ना लिया हो? हाँ, इसका दुख होता है कि गीत मेरा होता है तो नाम नहीं होता, वो दुख जरूर होता है, लेकिन उसमें भी मैं किसी को कुछ नहीं कहता। किसी को क्रेडिट देना चाहिए, मतलब कि आप क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अभी कल मेरी वाइफ का एक चचा है, तो उसका फ़ोन आया कि मैं जहाज़ में था, तो एक गाना था मेरा मुरातब अली साहब का, रब्बा सोहणिया तो खोल आया दावा, ना ये होमन ना वेखे कोई रावा, ते आशकां दी जान छुट जाए। तो उन्हें किते जिक्र किया मेरा कि SM सादिक जिहड़े ने वो मेरे साडे अजीज़दारी है उन्हां नाल, उन्हें कहा यार उन्हां कोलों गाने की इजाज़त लै। मैं कहा यार कोई बात नहीं, आप करें। हाँ जी। तो अच्छा, ये दूसरी किताब है जी, ये अपना ख्याल रखना। इसमें जितने भी गीत हैं, मेरा बिछड़ा सजन घर आया, मुरादों वाली रात आ गई, ये नेट पे मौजूद है, ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये बहुत मशहूर है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी, ये शबनम जीद ने गाया, शबनम जीद ने भी गाया, अनवर रफ़ी ने भी गाया। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, ये जो है ये देखें, कर ना सके हम प्यार का सौदा, ये अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने पहले गाया। ठीक है। और क्योंकि इसमें भी एक स्टोरी है कि मैं उर्दू शायरी नहीं करता था, तो उस वक्त रिकॉर्डिंग करनी थी उर्दू की, तो मैंने एक गज़ल लिखी, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो हैं बेवफा वो वफा क्या करेंगे, ज़िया दे सके, मुझे ज़िया का नहीं पता था, तो अगर मैं कहता था कि रोशनी दे सके जो ना एक झोंपड़े को, तो लफ्ज़ बेवज़न हो जाता था। तो मैंने किसी से पूछा कि यार रोशनी का दूसरा मुतबादल लफ्ज़ क्या, उसने कहा ज़िया। मैंने जब अपने हिसाब में देखा, मैंने कहा ये वज़न में पूरा है कि ज़िया दे सके जो ना एक झोंपड़े को, जला के हम ऐसा दिया क्या करेंगे, गनीमत है घर मौत आ जाए सादक, कि हम जी के उनके सिवा क्या करेंगे, खाए हैं फूलों की उल्फत में धोखे,
तो कांटों से फिर हम गिला क्या करेंगे। वाह। तो वहाँ पे मैंने 2 शेर लगाए कि छू रहे थे जालमों के सर मेरे पाँव के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद, और प्यार करके मूल ले ली उम्र भर की बेबसी, दिल ना फिर काबू पे आया आप बहुत पर खूब, आने के बाद। बहुत खूब। हाँ जी। तो इसमें ये वो सारे आपने हाँ, एक ये है कि मेरी आंखों में अश्कों की सदा बारात होती है, तेरी यादों के मौसम में बहुत शौकत अली बरसात होती है। ये शौकत अली सुना है आपने? जी, ये बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। शौकत अली साहब ने बहुत गाने गाए हैं मेरे। बिल्कुल। हाँ जी, उनके बारे में भी स्पेशल बात करनी है। उनके साथ मेरा बड़ा प्यार था। आरफ लोहार हुए या ताउल्ला ईसा खेलवी हुए, ये मेरी फैमिली की तरह है फैमिली सब। हाँ जी। ये आपकी तीसरी जो किताब है, तीसरी किताब है ख्वाब जी, सुनावा हाँ जी, पुरनूर फिजावा। ये है जी, जब मैं आज से 20 साल पहले अल्लाह ने मुझे मौका दिया, सरकार का बुलावा आ गया, तो जब मेरी पहली नज़र काबे पर पड़ी तो मेरी आमद शुरू हो गई। वहाँ पर मैंने एक 100 नात लिखी, जिसमें हंजुआं नाल गुसल दियां सरकार दे वेड़े नू, एक वार जे वेख लवां गमखार दे वेड़े नू, रब अरशां तो सुटदा ए फुੱਲ अपनी रहमत दे, खुशबूआं लुटाउंदा ए दिलदार दे वेड़े नू, किते नूर दी किणमे ने किते बारिश रहमत दी, रब सुक्कन नहीं देंदा कदे यार दे वेड़े नू, अखियां च लै अथरू जदों छड्डिया मदीने नू। मैंने जमजम पकड़ा हुआ था, उस वक्त जमजम ऐसे नहीं मिलता था जैसे अब वो पैसे लेके पर्ची लेके देते हैं, उस वक्त खुला होता था, जितना मर्जी ले लो। तो अखियां विच लै अथरू जदों छड्डिया मदीने नू, मैं मुड़ मुड़ तकदा सां सरकार दे वेड़े नू, रोज़े दे सतूना नू गल लायां ठंड पैंदी, दुख तकियां मुक जांदे दरबार दे वेड़े नू, अख खोल के वेख ते सही किस दर ते खलोता है, हुण सादक छड्डी ना दिलदार दे वेड़े नू, ते जेड़ा वेख लवे सादक सुख पावे हयाती दे, इस शरफ ते बख्शिया है रब यार दे वेड़े नू। इसके मैंने 52 शेर लिखे उस वाह, वक्त। वाह। तो मुख्तलिफ लोगों के जो किसी के हाथ में आया वो उन्होंने सब ने आपने गा। नात शरीफ कितनी लिखी? नात शरीफ 10,000 से ज़्यादा। इस वक्त मैं 15 से 20 नातें डेली लिखता हूँ। अच्छा, डेली 15 से 20 नातें डेली, 30 दिन खुदा के, और साथ साथ मेरा बेटा रिकॉर्ड करता जाता है। तो ये सारी किताब जो है ना, ये रिकॉर्ड शुदा है। इसमें कोई एक नात भी ऐसी नहीं जिसको 10-10 बंदों ने नहीं पढ़ा। यानी कि ये एक ख्वाब सुनावा राहत फ़तेह अली खान साहब ने पढ़ी है, जद मैं तकिया शहर मदीना मेरे ठंड पै गई विच सीने, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां। शहबाज कमर फरीदी साहब, जन्नत का एक माजरा सुनाऊँ आपको, मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताऊँ आपको, कल दिन था जुमे रात का मौका भी ख़ास था, आका का जिक्र करते हुए दिल उदास था। हाँ, ये है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी शाहकार नातें हैं, जिसमें कुछ 100 के करीब तो शहबाज कमर फरीदी साहब ने पढ़ी हैं। तो एक ख्वाब सुनावा, तो मैं चाहता हूँ 2-3 शेर उसके मैं सुना दूँ आपको कि एक ख्वाब सुनावा पुर नूर फजावा, आका दा महला जिमें अर्श मुहल्ला, कदी आउन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते, वो कर्मा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावां, एक ख्वाब सुनावा। रब लै गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू घुट के सीने, कदी पीवां जमजम कदी पढ़ा नमाज़ां, मेरी पहुँच जिथों तक मैं दियां न्याज़ां, मेरे अमल दी चादर उत्ते दाग हज़ारां, किस मान ते वाजां तेरे करम नू मारां, मैनू इत्थों बख्शिश मंगदियां हुण आउंदियां बहुत हयावां, एक ख्वाब सुनावां। होया नूर दा चानन चुप आका दे मैं बह गया वेड़े, होया नूर दा चानन मेरे दिल दे वेड़े, फिर सुफना टुटिया ओह कच्ची कुल्ली, मैं रो पिया सादक मेरी अख क्यों खुली, फिर आका सद्या दर ते होइयां दिल दियां पूरियां चावां, एक ख्वाब सुनावा। ये है जी, ये पूरी किताब जो है सारी इसके कलाम। किताबें भी लिखी हैं? किताबें तो मेरी 5 है, तकरीबन 5 हैं। एक का नाम था चिरोकने दुख, एक पहली किताब थी उसका नाम था अथरू यादां दे, एक मेरी किताब थी मैले कागज़ कि उन्हें मैले कागज़ की करने, उन्होंने सारे ये समझा दे वो, मेरे नाल ही ओदियां चिट्ठियां दी एक वक्री कबर बना दे वो हसदी रवे वो वसदी रवे, उन्होंने कोई भी मंदड़ा बोले ना, उहदी अख दे सुच्चे मोतियां नू कोई पैरां दे विच रोले ना, उन्हें नाल मेरे की कीता है इस गल ते मिट्टियां पा दे वो, मेरे नाल ही ओदियां चिट्ठियां दी एक वक्री कबर बना दे। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि ना सिर्फ एस एम सादिक साहब अपनी शायरी से, मौसीकी से, शायरी से, राइटिंग से
अपनी लिखाई से अपनी जो इमोशंस हैं, अपने जो जज्बात हैं, उसकी अक्कासी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तक ये जो पैगाम छोटे छोटे पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे होनहार, ऐसे लोगों का हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, ना सिर्फ ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, बल्कि ये हमारा एसेट है। तो हमने आज इनको बुलाया, इनको खराज तहसीन पेश की है कि हम अपने एसेट से वाकई बेहद प्यार करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई पाकिस्तान का एक इमेज, एक नाम पाकिस्तान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है, और अपनी मेहनत आप करके वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और हमारा जो सेगमेंट है लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, वो इसी डिपिक्शन करता है ऐसे लोगों का जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्कि छोटी छोटी काविशों के साथ, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपना मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाया है। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं हमारे मेहमान ख़ास और हमारे लाइन्स ऑफ पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मशहूर व मारूफ़, जिन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि अपना लोहा मनवाया, SM सादिक साहब मौजूद हैं। SM सादिक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में तो आपको बहुत प्यार मिला जी, बहुत से गायकों ने आपको गाया, और देयर इज़ नो डाउट कि कोई ऐसा नाम नहीं है जिन्होंने आपको ना गाया हो। इसके बरक्स अक्रॉस द बॉर्डर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ के भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको गा चुके हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ भी आपके देखे हुए हैं, और आप स्पेशली ट्रैवल करते थे दुबई उनके लिए लिखने के लिए। तो आप बताएं कि इसमें आशा भोसले का नाम है, सोनू निगम का नाम है, हंसराज हंस हैं, दलेर मेहदी हैं। जी, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जो आप स्पेशली फ्लाई करके गए हो और आपने लिखा हो? ये जी 2005 की बात है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया जाएंगे, लेकिन वो मेरे से पहले ही मेरे कलाम एक वहाँ की एक कंपनी है उसने रिकॉर्ड किए। ये जो इधर शाहद अली खान ने गाए थे और कुछ लाला तावला ईसा खिलवी ने गाए थे, उन्होंने ये सेम गाने, जो उर्दू वाली शायरी थी ना मेरी, ये सारी उन्होंने, क्योंकि ये सिंपल उर्दू था। तो जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की कितनी किताबें हैं, लेकिन उनमें उनकी मशहूर वही किताबें हैं जो सिंपल शायरी है। तो मैं हमेशा सिंपल शायरी करता हूँ। कल मैं एक शेर ऐसे बैठा था तो मैंने एक शेर कहा कि मुझको मिटा के दुनिया से मेरे रिगार्ड हुए, बाद मरने के मेरे नाम पे अवार्ड हुए। वाह। तो उसमें एक कलाम था मेरा जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था, जो मेरा पहला कलाम था, उथे अमलां ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। ये फिल्म थी शहीद उधम सिंह, इंडिया की पंजाबी फिल्म। वो थे गुरदास मान और 2-3 और एक्टर थे। अमरीश पुरी के ऊपर ये पिक्चराइज हुई। अच्छा। दुर्गा रंगीला ने इस कलाम को दोबारा पढ़ा। ठीक है। तो जो उसके प्रोड्यूसर थे, इकबाल ढिल्लू उनका नाम था, उन्होंने कहीं से पूछते पूछते मेरा नंबर ले लिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सादिक साहब आपकी क्वाली हमने फिल्म में की है, फिल्म बहुत कामयाब गई है। तो एक अद्धा गाना भी सी मेरा उहदे विच। उन्होंने कहा जी असीं तुहानूं मुआवजा देना है तो कित्थे दईए, कहाँ पे भेजें पैसे आप। उन्होंने फिर किसी बंदा था इधर अंजम मलक उसका नाम है, तो उसके हाथ मुझे पैसे भेजे। उस वक्त कोई चंद दिन गुजरे तो हंसराज का मुझे फ़ोन आया। वो फ़ोन बंद हुआ तो मुझे राज बब्बर साहब का फ़ोन आ गया। अच्छा, वो मेरा बेटा कहता है अब्बू जी राज बब्बर का फ़ोन आया। मैंने कहा बेटा हमारा राज बब्बर साहब से क्या ताल्लुक, ना मैं कभी मिला ना। तो अभी थोड़ी ही देर में पता चला कि राज बब्बर नीचे आ गए मेरे स्टूडियो के ना। मैं भागा भागा गया तो मैं उनको पकड़ के ऊपर लाया। लाहौर में? जी, लाहौर में। तो मैंने कहा भाजी तुसी मैनू दस दे, तुहानू असीं प्रोटोकॉल नाल लैके आंदे, लेकिन वड्डे बंदे वड्डे ही हुंदे ने। वो कहंदे ने कदी अपने भरावां कोल बंदा प्रोटोकॉल नाल जांदा है, ते मैनू कहंदे ने कि तुसी इंडिया आना ज़रूर। उदों वीज़ियां दी ज़रा सख्ती सी। मैं कहा जी मैं ज़रूर आवांगा अगर तुसी मैनू इनवाइट करोगे। कहंदे तुहाडी बेटी दी शादी है अगले साल, ते साल बाद या 2 साल बाद जूही बब्बर, ते तुसी ज़रूर आना। वो फिर उन्होंने मेरा नंबर कितों लैके, मैं तो भुल गया, तो उन्होंने मैनू कहा जी तुसी आना है। अंबैसी बंद सी,
ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਬਰਸ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੜਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਕੁੜਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 25-30 ਕਲਾਮ ਲਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਐਮ. ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਬ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਂ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਦਕ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀढ़ੀ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? आई थिंक 10 सेकंड्स लगे होंगे। 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋਗਾ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਜੋਗਾ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲੈਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਨ ਗਾਇਕ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤਾਵਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਦੁਆਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੋਲੋਂ, ਨੈਤਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਸਨਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਦੋਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਦਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਸ.ਐਮ. ਸਾਦਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਦਕ लिख देंगे। तखल्लुस खाली सादिक है? नहीं, नाम मेरा पूरा एस.एम. सादक ही आता है। हाँ जी। तो इस तरह से फिर मैं गया तो हंसराज साहब ने कहा एक दरबार है, वो भी नेट पे मौजूद है कि आप कलाम पढ़ें कोई। फिर मैंने वहाँ पे कलाम पढ़ा, बड़ी पजीराई हुई। तो फिर मैं 20 साल जाता रहा, लगातार। मुझे वीज़ा आसानी से मिल जाता था, मेरा बेटा जाता था, मैं नहीं गया एक दफ़ा भी एम्बेसी। 4 एंट्रियों का वीज़ा मुझे मिल जाता था कि एक दफ़ा आऊँ, फिर 10 दिन बाद चला जाऊँ उसी वीज़े पे, फिर 10 दिन बाद चला जाऊँ उसी वीज़े पे। कितने सालों से नहीं गए आप? ये तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, हालात की वजह से। हाँ, हालात की वजह से ना, वो कोई आर्टिस्ट भी नहीं गया। नहीं, वो तो जाहिर नहीं किया, लेकिन अब अभी कहा जाता है, कहीं आता है आपको
कहीं से रिक्वेस्ट आती हो कि आप लिखें वापस? बहुत बहुत नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ इंडिया के अभी भी साथ आप ना। काम कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों एक फ़िल्म थी, उसके लिए मैंने गाने लिखे, उसका नाम था बारात बंदी। बरातबंदी। बारात बंदी, उसके लिए बड़े खूबसूरत गीत थे, राहत फ़तेह अली खान ने गाए वो। अच्छा। रब्बा तू ते लखां सोहने मुखड़े बनाए ने, सानू एक मुखड़े दे रोग कानू लाए ने, बस यही सोच के तो दिल मेरा रोता है, रब्बा ये बता दे कि प्यार क्यों होता है। वाह। फिर एक वाह, जट वाह, जेम्स बॉन्ड फिल्म के गाने सीखे, रोग प्यार दे दिलां नू जिन्ना लाए, ये तो सुना होगा आपने। बिल्कुल। वो कल्ले कल्ले बैन रात मैं- नू, बिल्कुल। प्यार चन्न नाल बहुता ना ਵਧਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ, वाह वाह ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ, वाह। ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ ਏ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਏ, ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ नहीं ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ। बड़ा सुपर हिट होया। एसएम सादिक साहब, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन बल्कि आपकी पूरा एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना इज़ रियली अमेजिंग। अभी हम आपको किचन में भी लेके जाएंगे जी। और हम कुछ खाएंगे भी, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एसएम सादिक साहब मौजूद है, जिन्होंने हमें बहुत अपने शेर से, अपनी लिखाई से, अपनी बुक से, अपने कलाम से महसूस करवाया। मगर हम चाहते हैं कि हम इनकी खातिर तवाज़ो करवाएं अपने किचन से, और किचन में हमारे साथ हैं अनम। अनम, आप हमें किससे आज इंजॉय करा रही हैं? किस आज मील हमने से? स्टफ्ड पीटा बाइट्स बनाई हैं और उससे मैं आपको आज इंजॉय कराऊंगी। ये आप खाएं और बताएं आज तो कैसे एसएम बने सादिक हैं। साहब खाएंगे और हमें बताएंगे कि उनको कैसा लगा। सर, आज हमने तो बहुत इंजॉय किया, और आप खाने के भी शौकीन हैं। हाँ जी, खाने प्लीज़ के। सर, आप ऐड करें और आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। क्या शौक से वैसे क्या क्या खाते हैं? मैं देसी खाने खाता हूँ शौक से। कीमा हो गया, और अपना शिमला मिर्च कीमा हो गया, करेले गोश्त हो गया, धनिया गोश्त हो गया, पान गोश्त हो गया। पान गोश्त तो आपने कभी खाया नहीं पान होगा। गोश्त? ये पान जो खाने वाला होता है, ये सर्दियों की बड़ी अच्छी डिश है। अच्छा, हाँ, वो कैसे बनता है? वो 5 पत्ते पान के ले लें आप, हम्म, उनकी डंडी काट लें, फिर उनको आप उबाल लें थोड़ा सा, ठीक है। तो उसका जो कड़वाहट है ना वो निकल जाएगी। ठीक है। पान बेसिकल गर्म होता है, हम्म, तो देसी घी में उसको आपने जब उसके ऊपर छट्टे मारने हैं ना, तो वो देसी घी के ही मारने हैं। अच्छा, तो पोठ का गोश्त लें, उसका कीमा बनाएं, तो उसके अंदर उसको पकाएं। वाह। तो वो एक कुश्ता है बंदे के लिए ना वो, हाँ। क्योंकि सर्दी ये पो के महीने की, जहाँ जब बहुत ठंड होती है ना, तो ये डिश कमाल की डिश है। ये चंद खास लोग खाते हैं, आम बंदे को नहीं पता इसका। पान गोश्त, हाँ जी, ये ज़रूर हम ट्राई करेंगे, बल्कि हम खाने आएंगे आपकी तरफ। जी जी। पान गोश्त, आप भी हमें बताएं आपको कैसा लगा। हमने आपको आज चिकन और पीटा ब्रेड बाइट्स खिला रहे हैं हम आपको। आप बताएं आपको कैसा लगा। टेस्ट अच्छा है, मैंने पहली दफ़ा खाया। पहली बार खाया है? ऑल्दो आपका तो चैनल भी है अपना, सादिक किचन के नाम से। एसएम सादिक किचन। एसएम सादिक किचन, तो उसमें खुद बनाते हैं? हाँ जी। रेसिपीज़ वगैरह खुद देते हैं? अभी जो है ना, मेरी कमर की तकलीफ़ की वजह से मैं नहीं बना रहा रेसिपियाँ। वैसे उसमें पाए बनाए हैं मैंने, काफ़ी रेसिपी हैं, कुछ 100-150 रेसिपी है उसमें, शायद ज़्यादा ही होंगी इससे। अच्छा, आपको खाने का भी शौक है, शायरी का भी शौक है, लिखने का भी शौक है, गाना भी गाते हैं? नहीं नहीं, गाना नहीं गाता मैं। तो आप जब आप शेर लिखते हैं तो गुनगुना भी तो रहते होंगे ना साथ साथ? तो देखो, वो तो मेरा कारोबार है ना, हाँ। किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, गा के दसना, वजन च दसना, लेकिन मैं गांदा नहीं। बच्चों के बारे में बताएं, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आप? एक मेरा बेटा है जी, वो रिकॉर्डिंग इंजीनियर है, वो स्टूडियो संभालता है, ऑडियो, ठीक है। सारे कारोबारी वो देखता है काम, चैनलों की को भी वो देखता है। 5-6 चैनल है मेरे, एसएम सादिक स्टूडियो, एसएम सादिक किचन, एसएम गोल्ड इंटरटेनमेंट, एसएम सादिक इस्लामिक, जिस पे नाते हैं सारी, ठीक है। एवीएस इस्लामिक, इस तरह के चैनल हैं जिन पे 4-5 हज़ार नात मेरी उन पे अपलोड है। अच्छा। और रोज़मर्रा भी रोज़ाना रिकॉर्डिंग होती रहती है। एक मेरा बेटा है सहर सादिक, वो वीडियो करता है, वो वीडियो एडिटिंग का काम करता है। सही है। तो एक मेरा बेटा है, वो मेरे साथ होता है, कहीं आना जाना होता है, क्योंकि आपके मेरी साथ इस रहता वक्त, है? हाँ जी, ठीक एक है। बेटा छोटा है, वो पढ़ रहा है 11वीं में अभी। अच्छा, माशाल्लाह। और इसका मतलब कि आपके बच्चे भी आपके साथ साथ ही लगे हुए हैं। हाँ जी। और ये मुझे बताएं कि हम खा भी रहे हैं, मगर कुछ सुनना लें साथ आपसे, क्या सुनाएंगे?
एक गज़ल है मेरे बहुत दिल के करीब है, वो तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। अपना सब कुछ था वही जिससे कोई रिश्ता ना था, अपना सब कुछ था वही जिससे कोई रिश्ता ना था, प्यार का ये फ़लसफ़ा मैं उम्र भर समझा ना था। और टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्यों मेरी तस्वीर के, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्यों मेरी तस्वीर के, बेज़ुबां थी इसने कुछ भी आपसे चाहा ना था। और मेरा साया डट गया है आज मेरे सामने, मेरा साया डट गया है आज मेरे सामने, मेरा रास्ता तो कभी दुश्मन ने भी रोका ना था। और किस कदर मुफलस नज़र आया कफन ओढ़े हुए, कपड़ा बेचारे ने अच्छा उम्र भर पहना ना था। इतनी आसानी से आखिर टूट जाता किस तरह, हासिल गज़ल शेर है कि इतनी आसानी से आखिर टूट जाता किस तरह, वो मेरा दिल था किसी मशूक का वादा न था। और कौन तुझको दे गया सादक ख़जाने दर्द के, ऐसी दौलत का तो तेरे पास एक पैसा ना था। और दूसरा मकता है इसका कि तेरी गलियों से ही गुजरी देख ले मैयत मेरी, बाद मरने के भी मैंने रास्ता बदला ना था। वाह, बहुत खूब। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि जब तक कोई आपको कोई चोट ना लगे या आपका कोई इमोशनली आप ब्रेकअप ना हुआ हो या दिल से ना टूटे हो, आपकी वो शायरी में वो इतना वज़न नहीं आता, ऐसा है? बिल्कुल, ये 100% झूठ है, 100%। दर्द हर बंदे के दिल में होता है। अब देखो, जितने शायर हैं दुनिया में, हज़ारों होंगे, लाखों के दिल तो नहीं ना टूटे होंगे। दर्द हर बंदे के दिल में मौजूद होता है। तो मेरे साथ तो कोई नहीं ऐसा हुआ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं लोगों की बात क्यों करूँ। दर्द मिलते हैं, दर्द होते हैं, बंदा ज़िंदगी में इश्क भी करता है, प्यार भी करता है, लोग अच्छे भी लगते हैं, लोग मिलते भी हैं, लोग बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन उसका शायरी से कोई तल्लक नहीं होता। जो लोग ये बात करते हैं, मैंने पहले सुना था जी वो कहानी नवीस है, वो कहते हैं जी हमें कमरा बुक करवा दो, हम फ़लाँ जगह पे जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। लोग कहते हैं जी वो कहानी पे बैठे हुए हैं। अक्सर फिल्मों वाले लोग आते हैं जी, तो दो बंदे कहानी पे बैठे हुए हैं जी, गाना लिख रहे हैं जी, वो एक मुखड़ा लिखा गया है, अभी वो कहता है कि मैं महीने बाद अगला शेर दूंगा। अब कहते हैं कि आमद आएगी, आमद आएगी। हाँ, वो बस मेरा नहीं ऐसा ख्याल, ना मैं किसी के। और एक बात मैं आपके चैनल की वजह से मैं लोगों को तक पहुँचा दूँ कि मैंने इतना काम किया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं तो बिल्कुल किसी काम का बंदा नहीं हूँ, ये मेरे रब का करम है कि मैं इतना काम, इतना मुश्किल काम मिनटों में कर लेता हूँ। ये मेरे रब का करम है, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। मैं आप जैसा ही हूँ, 2 हाथ 2 पाँव 2 टांगें, चेहरा भी वही जो सबको अल्लाह ने दिया हुआ है। तो ये मेरे रब का करम है। वो कहते हैं ना, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, तो ये है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को, आपकी ऑडियंस जो आपको देख रही है, आपकी फ्रेटर्निटी को? मैसेज हिना जी ये है कि अपने माँ बाप की कदर कर लो। यकीन करो, ये जब चले जाएंगे ना, तो आपके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा, आपको गले से लगाकर रोने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा तजर्बा है। जिसका बाप ज़िंदा है ना, मेरे नबी का फरमान है कि उसे हज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख ले तो उसका अकबरी हज है। अकबरी हज उसका फ़ाइनल लिखा जाएगा उसके अमल में। जबकि आप हज़ारों हज कर लो तो आपको गारंटी नहीं कोई देगा कि आपका हज कबूल हो गया। बिल्कुल। तो ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है। हमसे पूछो ना कि हमारे सर पे नहीं रहा तो हमें कितनी कमी फ़ील होती है, लेकिन लोग कदर नहीं करते। जब मैं देखता हूँ कि किसी ने अपने बाप पे मुंह के ऊपर कोई चपेड़े मार रहा है, कोई घर से बाहर निकाल देता है, कोई ओल्ड होम में छोड़ देता है, तो यकीन करो मेरा दिल फट जाता है। मैं अकेला बैठ के रोता हूँ कि ये कैसे लोग हैं। पिछले दिनों मैंने देखा एक आदमी, उसके 5 बेटे थे, एक डॉक्टर था, एक अमेरिका में था, एक इंग्लैंड में था, एक का इधर हस्पताल है लाहौर में, तो वो अपने बाप को उधर छोड़ गया, ओल्ड हाउस। हाँ, तो वो उस बंदे को कभी सुकून आ सकता है कब्र में? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा सबसे अपने चाहने वालों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने माँ बाप की कदर करो। कभी कुछ लिखा है
आपने माँ बाप पे? हाँ जी, बहुत कुछ सुनाएं लिखा है। जरा। शाला किसे दे सिरों ना उठे, ये आरफ लोहार साहब ने गाया है, बहुत खूबसूरत है, मेरे चैनल पे मौजूद है कि शाला किसे दे सिरों ना उठे, साया ठंडियां छावां दा, सारे रिश्ते झूठे रिश्ते, सच्चा रिश्ता मावां दा। मावां अखियां मीटदियां ते ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शाला किसे दे सिरों ना उठे, साया ठंडियां छावां दा, सारे रिश्ते झूठे रिश्ते, सच्चा रिश्ता मावां दा। खुशियां कर देन सिर ते छावां, दुख ना आवन नेड़े, मावां आप ना रहन ते फिर भी रहिंदा है असर दुआवां दा। वाह, हाँ, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ A+ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। आपका भी ਤੁਹਾਡੇ बहुत बहुत ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ शुक्रिया। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਸਨ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ गम ने उन्होंने मेरा रब अपने महबूब के सदके दूर फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बहुत SM शुक्रिया। सादिक साहब, आपके यहाँ आने का और आपका इतना मोहब्बत भरा पैगाम आपने पहुँचाया और हमारे वाकई सेट्स पे ना आज रौनक लग गई है। थैंक यू। इतना हमने इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम बहुत अरसे बाद किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, इस तरह हमें पसंद करें, हमें लाइक करें और देखते रहें हमेशा। गुड मॉर्निंग धनक।